नमस्कार, पोल पाठ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रमुख संगठन के, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन हैं, इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर के आई हूं। 100 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं और मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होगी, बहुत कम होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो यदि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लास्ट टाइम में। तो चलिए देखते हैं, और कोई नया है तो उसके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन, उसको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो तभी आपको मिलेंगी। तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्य हैं, कितने हैं? तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने हैं? 54 हैं। इस परिषद की स्थापना की बात करें अगर हम, तो ये हुई थी 1945 में इस परिषद की स्थापना हुई थी। और प्रारंभ में इस परिषद में कितने? 18 सदस्य थे और फिर बाद में इसमें 27 कर दिए गए। कब? 65 में जो है इसमें 27 कर दिए, सदस्य हो गए थे। और 1971 में 54 हो गई थी। ठीक है, तो अभी इसकी कितनी संख्या है? 54 संख्या है। और इस परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अगर बात की जाए कि इसके अधिकारों को कब बढ़ाया गया, तो इसके अधिकारों में भी बढ़ोतरी की गई है 1992 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी डेट है और बहुत ही इजी है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो रहा है, 54। अगला क्वेश्चन क्या है? आसियान का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर डेट है अगस्त 1967, जुलाई 1975, मार्च 1969 और सितंबर 1970। तो ये हो जाएगा अगस्त 1967। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका पूरा नाम, आसियान का पूरा नाम देखें तो क्या हो जाएगा? देखो, आसियान का नाम क्या है? ASEAN। तो इसका ये पूरा नाम है और ये पूरा नाम, ये मतलब इंग्लिश में शॉर्ट में है और पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य देख लेते हैं, वन विजन वन आइडेंटिटी। आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी। ये इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, जैसे कि ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। और इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। तो आसियान दिवस 8 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये है 10। देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1945 में हुई थी। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। जो 5 अन्य, एक तो ये सुरक्षा परिषद हो गई और जो 5 अन्य हैं उनमें कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा, ट्रस्टीशिप परिषद हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 5वां हो जाएगा सचिवालय। ये हो जाए। और ये मुख्य तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है, ये किस लिए है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु तो ये उत्तरदायी है। इस परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जितनी इसमें 6 अंग हैं, तो 6 अंग में से 5 के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इतना आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इनके जो मुख्यालय हैं उनको बताने में आसानी होगी और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो और किसका जो है अलग है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका हेग में है। तो इसको छोड़कर के बाकी 5 के जो बचे हुए हैं उनका मुख्यालय सबका न्यूयॉर्क में है। ये बात आप याद रखेंगे। और सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं उनके सदस्यों का 2 वर्षीय कार्यकाल होता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो क्वेश्चन में हम बता देंगे। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी संघ को लेकर के, संगठन को लेकर के क्लियर नहीं है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या है? तटस्थता है, अलगाववाद है, किसी शक्ति गुट से अलग रहने की नीति है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। गुट निरपेक्षता की बात हो रही है तो ये है ऑप्शन, किसी शक्ति गुट से अलग रहने की नीति है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा, किसी शक्ति गुट से अलग रहने की नीति है। ये किस समय आया था? जिसमें शीत युद्ध चल रहा था। एक अमेरिका के पश्चिम में कुछ राज्य थे, देश थे, और कुछ सोवियत यूएसएसआर के उसमें थे, और भारत नया नया आज़ाद हुआ था और भी कई सारे देश नए नए अपना अस्तित्व में आए थे। तो उनको अब दोबारा किसी की गुलामी नहीं लेनी थी, तो वो अपना दोनों शक्ति गुट से अलग रह करके, गुट निरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट से अलग रह करके अपना अस्तित्व बनाए रखे और अपनी डिसीजन को खुद अपने अकॉर्डिंग लेने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए ये कदम उठाया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, युगोस्लाविया से राष्ट्रपति ये सुकर्णो थे, मिस्र से राष्ट्रपति कर्नल नासिर थे, घाना से राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा थे, और एक और बच रहा है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में 5 नाम दिए गए। हालांकि क्वेश्चन पेपर में 3 नाम ही पूछे जाते हैं और 3 का ही ग्रुप दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो? एक तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, दूसरे युगोस्लाविया के सुकर्णो होते हैं, और तीसरे ये हो जाते हैं आपके नासिर टिटो, कर्नल राष्ट्रपति मिस्र के जो हैं वो नासिर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हेग में है, अभी अभी हमने बात की थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, ठीक है। और 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसका न्यायालय कहाँ पर है? तो वो हेग में है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसके लागू होने के वर्ष से गलत तरीके से मेल खाता है? तो यहाँ पर है पहला, लोगों और मानवाधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1986, दूसरा है मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन 1950, तीसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1976, चौथा है मानवाधिकार पर अमेरिकी कन्वेंशन 1978। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है, इसके लागू होने के वर्ष से गलत तरीके से कौन सा मेल खा रहा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा
किसने कहा कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है? किसने कहा है? पिटमैन भी, पॉटर ने कहा है, हार्डी हैं, आर्गेंस्की हैं और जे हिल्स हैं। 4 हैं यहाँ पर। और किसने ऐसा बोला है? तो ये हो जाएंगे आपके पिटमैन भी, पॉटर ने ऐसा बोला है कि शिथिल संघीय ढांचा है। किसको कहा है? राष्ट्र संघ को कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? भारत है, जापान है, इटली है और जर्मनी है। 4 है यहाँ पर। तो इसमें G7 का जो सदस्य नहीं है वो आपको बताना है। देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है G7 का सदस्य कौन नहीं है? भारत नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, अगर हम G7 की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 में इसका गठन होता है और ये वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक इसमें होती है। G7 के देश कौन कौन से हैं? तो यूके हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। यूके हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये हैं आपके G7 सदस्य देश। और भारत जो है G20 का हिस्सा है। भारत और ये सभी G7 के सदस्य भी उसमें हैं, तो वो G20 का हिस्सा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो सिंगापुर है ये हो जाएगा। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो जो बिम्स्टेक है इसका गठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये किया गया था। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था और इसका नाम क्या था? बिस्टेक। बिस्टेक जो है इसका नाम था। ठीक है, कब? 1997 की बात है। फिर इसमें कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, यही 4 देश थे उस समय। फिर 1997 में क्या हुआ कि इसमें म्यांमार भी शामिल हो जाता है और ये बन जाता है बिम्स्टेक, जो अभी देख रहे हैं ये बन जाता है। ठीक है, और 2004 में इसमें कौन? नेपाल और भूटान भी शामिल हो जाता है और तब इसका नाम बदल करके क्या कर देते हैं? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इतना इसका बड़ा नाम कर दिया गया है। तो देख लीजिए, पहले 4 थे, फिर म्यांमार सम्मिलित होता है, फिर नेपाल और भूटान सम्मिलित हो जाता है। कब होता है? 2004 में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 2004 में कौन कौन से देश शामिल हुए बिम्स्टेक में? तो एक था नेपाल और दूसरा था भूटान। और कभी पूछ लेता भूटान नेपाल कब शामिल हुए? तो 2004 में शामिल हुए। और उसके बाद पूछता है कि ये दोनों देश शामिल होने के बाद नाम क्या हो जाता है इसका? तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ये नाम हो जाता है। सबसे पहले इसका नाम ये होता है। ठीक है, फिर जो है म्यांमार के शामिल होने पर दूसरा नाम इसका ये बनता है और तीसरा जो बड़ा सा नाम मैं बता रही हूँ वो नेपाल और भूटान 2004 में शामिल होने के बाद ये इसका नाम बड़ा सा रख दिया जाता है। इसके टोटल कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन यहाँ भी आता है। तो इसके 7 सदस्य हो गए, 4 पहले थे और 3 जुड़ गए बाद में। ठीक है, बता दिया आपको सबको। तो टोटल 7 सदस्य हैं और इन सदस्यों में से 5 जो है दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें से दक्षिण एशिया से कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये कहाँ से हैं? दक्षिण एशिया से हैं। और 2 जो हैं म्यांमार और थाईलैंड, ये पूर्व एशिया से हैं। तो दक्षिण एशिया से हैं 5। ठीक है, 5 कहाँ से हैं? दक्षिण एशिया से हैं। और जो पूर्व एशिया है वहां से कितने हैं? 2 हैं। हमने आपको बता दिया है, एक बार वीडियो को रिप्ले करके रिवाइंड करके देख सकते हैं आप
अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है 2 बार सुनेंगे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए इन संगठनों के बारे में। यदि आपको इतना नॉलेज है तो आप निश्चित तौर पे क्वेश्चन जो है अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक एक शब्द पर आपको ध्यान से सुनना है। जब आपका मन ऊब रहा है या फिर आपका फोकस नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, चाय कॉफी लीजिए, उसके बाद आइए। लेकिन क्या होता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा 100% फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, भले ही हम हर आधे घंटे में ब्रेक लें। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अगला क्या है। WTO के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। बी कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की कृति है। सी कह रहा है यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता। और डी कह रहा है यह बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौतों को मान्यता देता है। तो आपको यहाँ पर ढूंढना क्या है, यहाँ पर असत्य शब्द को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी आपका है, ये असत्य हो जाएगा। यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। और जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं, एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। और जो WTO के संबंध में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन कौन सी हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की कृति है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौतों को मान्यता देता है। ये सारी बातें कुछ इसके महत्व में, इसके उसमें महत्वपूर्ण है। और WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, ये किसके बदले में आता है, तो ये गेट के बदले में आता है। ठीक है, ये गेट के बदले में आता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी डेट, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कब अस्तित्व में आता है, 1 जनवरी 1995 को ये अस्तित्व में आता है। विश्व व्यापार पर जो ये संगठन है, विश्व व्यापार पर नजर रखता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके प्रावधान क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। जो ये प्रावधान करता है वो बाध्यकारी होते हैं। किस पे बाध्यकारी होते हैं, जो इसके सदस्य देश होते हैं, जो इस संगठन की सदस्यता ग्रहण किए हुए देश हैं, वो इनके प्रावधानों को मानने के लिए विवश होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे नवीनतम सदस्य है और ये 2016 में इसने ज्वाइन किया था। भारत जो है कैसा देश है, तो इसका संस्थापक देश है, यानी कि जैसे ही इसकी स्थापना हो रही थी उसी में इसने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो भारत इसका संस्थापक देश है। अभी तक इसके कितने हैं, 164 सदस्य देश हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हमने दिया था, कौन सा दिया था, सी राइट हो जाएगा, क्योंकि असत्य की बात कर रहा है। आगे देखेंगे, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए मुख्यालय की बात हो आई है तो ये इसका मुख्यालय मेन है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये है मुख्यालय, कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें WTO में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आता है, ये किसका जो है एक मतलब जो संस्था है किसका स्थान लिया है, तो इसने गेट की जगह ली है, गेट का स्थान लिया है इसने, तो वो भी ध्यान रखेंगे। WTO गेट का स्थान लिया है। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। अभी तक इसके कितने सदस्य हैं, तो देख लेते हैं। 190 सदस्य इसको जो है सदस्य देश इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, जो अंदोरा है ये सबसे लास्ट है, यानी कि 190वां देश है। कौन सा है, अंदोरा। अंदोरा लास्ट देश है इसको ज्वाइन करने वाला। चलिए इतना हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, ये आपने देख ही लिया है।
190 सदस्य देश हैं। लास्ट देश है अंडोरा। और इसका IMF का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। ये सब जो है इसके क्या है? उद्देश्य हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः ऑप्शन में है पूर्णतया व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। डी कह रहा है कि बड़ी मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन आपके पीजीटी या ज़्यादातर पीजीटी में या लेक्चरर के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है मुख्यतः ये किस पे काम करता है? शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए ये बना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सार्क का नया सदस्य है। सार्क का नया सदस्य कौन है? मालदीव है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, भूटान है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। ये सबसे नया सदस्य है किसका? सार्क का। 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश है। तो ये कब हुआ शामिल? 2007 में ये शामिल हुआ है। ठीक है। कौन सा देश है? ये 8वां देश है। इसके टोटल सदस्य 8 हैं, तो 8वां देश है। और इसके पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है। ये देश जो है पहले थे। 8वां देश ज्वाइन किया है इसको, जो कि है अफगानिस्तान। 2007 में ज्वाइन किया है। और अगर हम पर्यवेक्षक की बात करें तो पर्यवेक्षक देश कितने हैं? चीन है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, अमेरिका है और दक्षिण कोरिया है। यानी कि टोटल 9 देश जो हैं इसके पर्यवेक्षक भी हैं। सार्क की स्थापना देखो कब होती है? तो ये होती है 1985 में होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1985 बार बार पूछा जाता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है। और अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया? कौन सा देश था ये सारी बातें जो हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड और सार्क से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कभी कभी पूछता है कि सार्क कैसा संगठन है? सैनिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है? तो ये कैसा है? क्षेत्रीय एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला संगठन है। तो इसी से संबंधित, इसी से मिलता जुलता जो सेंटेंस वहां पर रखा जाएगा उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य हमने बता दिया है और आपने सुन लिया है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे कि सार्क द्वारा मुफ्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की गई है, जिसको साफ्टा बोलते हैं। ठीक है। तो ये कब की गई है? साफ्टा की शुरुआत कब की गई है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार में एक चीज से संबंधित अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लर्न कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। 2006 में जो है इसकी शुरुआत की गई है सार्क के द्वारा। क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी मेहनत के बाद इनको हमने निकाल करके एक जगह रखा है आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में सुविधाएं मिल सकें, आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। क्योंकि जितना हम टाइप ऑफ क्वेश्चन टैकल करते हैं उतना हम जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को टैकल करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसमें हमको अपना टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है, क्वेश्चन भी राइट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और अपनी एंजाइटी को भी बचाना होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और रिवीजन के लिए मैं कहूँगी कि रिवीजन मस्ट है। लास्ट टाइम में आप कुछ करें ना करें, रिवीजन पक्का करें, क्योंकि रिवीजन ही आपको बचाएगा
जो गलत क्वेश्चन करने से, और आपके टाइम को भी मैनेज करेगा। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस, नेपाल। तो अभी अभी हमने बात की थी सार्क के कौन कौन से देश हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मॉरिशस नहीं है, बाकी सभी तो हमने बात करी ली कि कौन कौन से हैं। इसमें 8 सदस्य हैं वर्तमान में: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था। चलिए आगे देखेंगे हम। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे? तो ये बन गए थे 2017 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे पहले संघाई सहयोग को आप देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? ये वर्ष 2001 में होती है। ठीक है, 2001 में इसकी कब स्थापना होती है? और कौन कौन से देश थे उस समय? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने मिलकर के की थी इसकी जो है स्थापना। भारत और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 2017 में इसको ज्वाइन किया। यानी कि भारत और पाकिस्तान को सदस्यता कब मिली? 2017 में मिली। और अगर हम देखें कि इसका गठन क्यों हुआ है, तो इसका गठन यूरेशियाई देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के लिए किया गया है। तो देख लीजिए, सार्क से अलग है। सार्क में क्या है? आर्थिक सहयोगिता और एकता वगैरह पर ध्यान दिया गया, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और सैन्य सहयोग भी है, तीनों चीजें हैं। इसके लिए इसका जो है क्या किया गया है? गठन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। संघाई सहयोग संगठन का अगर उद्भव की बात करें कि ये गठन तो 2001 में हुआ, लेकिन इसका उद्भव कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी ये विचार जो है, ये नाम आगे बढ़ता है? तो इसका उद्भव संघाई में 1996 में हुआ था। संघाई कहाँ है? चीन में हुआ था। तो जब 1996 में होता, उस समय देश कौन कौन से थे? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान। इन देशों के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया था। और किस नाम से था? ये संघाई फिफ्थ के नाम से इसका ये घोषणा पत्र बना था। और किसने? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान, इन लोगों ने, इन देश के राष्ट्रपतियों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। 1996 में इसका उद्भव चीन के संघाई में होता है और संघाई फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। जो पुराना वाला 1996 में होता है, 1996 में 5 देशों के द्वारा जो होता है उसको संघाई फिफ्थ कहते हैं। संघाई फिफ्थ के नाम से ये था। ठीक है, बाद में 2001 में इसकी प्रॉपर स्थापना होती है और इसका उद्देश्य वगैरह सारा कुछ डिसाइड किया जाता है, जो हमने बता दिए हैं। और 2001 में ही उज्बेकिस्तान को जो है जोड़ लिया जाता है, जो कि सारे उसमें हो जाते हैं। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें जुड़ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है डैग हैमरशोल्ड कौन थे? ऑप्शन है रूस के विदेश मंत्री थे, कांगो के राष्ट्रपति थे, आईसीजी के मुख्य न्यायाधीश थे या संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। तो यहाँ पर बात हो रही है डैग हैमरशोल्ड की। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये कैसे थे? दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। दूसरे, पहले थे ट्रिगली, तो ये पहले थे और ये दूसरे थे। ठीक है, और ये स्वीडन के राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। और इनके बारे में जो खास बात है, वो स्वेज नहर संकट जो था उसमें मध्यस्थता की थी इन्होंने। और संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत यूनियन के मध्य संघर्ष में भी मध्यस्थता की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, आपको जो सेक्रेटरी जनरल है इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। यदि आप टीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती हैं और इनका सीक्वेंस मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी बातें, जो मेन बातें हैं, वो हमने एनसीईआरटी की क्लासेस दी हैं उसमें दे रखी हैं। तो आप चैनल पर विजिट करें और बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी से अलग की हैं और कोर्स वीडियोस भी हैं। उनको अवेल करें और अवेल करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप अच्छे से हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और सारी प्लेलिस्ट और कोर्स वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। चलिए देखेंगे आगे।
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती है, कौन लेता है? केवल महासभा लेती है, केवल सुरक्षा परिषद, या फिर सुरक्षा परिषद बाध्यकारी परामर्श पर महासभा, या फिर सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा निर्णय लेती है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का जो है निर्णय लेती है कि कौन कौन से राष्ट्र इसकी सदस्यता ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के देखो सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो ये हैं 193। कहीं कहीं पर 4 दिखता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 193 दिया गया है, तो आप 193 पर ही टिक करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के जो रेफरेंस को लेकर के ही क्वेश्चन ज़्यादा रखने हैं, जो भी एनसीईआरटी में है तो वो एनसीईआरटी के ही आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। यहाँ पर जो है 4 दिए गए हैं, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? अभी अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था उसके बाद। और यदि बात करें तो इसकी जितना सुरक्षा परिषद के जो निर्णय हैं वो सभी बाध्यकारी होते हैं। सबसे शक्तिशाली संगठन तो है ही। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची है यहाँ पर, आपको मिलाना है। क्या है? वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य है, क्षेत्रीय सदस्यता सामान्य उद्देश्य है, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य है, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपके पास 4 हैं, ऑप्शन भी उसके दिए गए हैं। क्या है? वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? यूएनओ। वैश्विक सदस्यता इसको मिलती है और सभी के समान उद्देश्य हैं, तो यूएनओ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। फिर आएगा क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, तो यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। फिर आता है क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, तो ये आ जाएगा NATO आ जाएगा, यानी कि आपका 4th आ जाएगा। फिर वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, ये ILO आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके, तो सेकंड, फर्स्ट, 4th, 3rd ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो ये थे बुतरस घाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन बार बार इसको पूछा जाता है। बुतरस घाली ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। देखो इस रिपोर्ट में था क्या, वो भी कभी पूछ लेता है। तो 1992 में क्या हुआ कि तत्कालीन महासचिव बुतरस घाली ने सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर क्या किया था कि ये रिपोर्ट तैयार की थी, एन एजेंडा फॉर पीस, ये रिपोर्ट बनाई थी। इसमें इन्होंने शीत युद्ध की समाप्ति पर शांति बनाए रखने एवं उसे प्रोत्साहित करने के संबंध में कई सारे सुझाव दिए थे। तो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ था उसी में इन्होंने कई सारे 1991 में जो है यूएसएसआर टूटता है, 1992 में इन्होंने जब ये शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो उसकी शांति को बनाए रखने के लिए कई सारे सुझाव दिए थे। वही है एन एजेंडा फॉर पीस। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास है यूथॉन, कुर्ट वाल्डहाइम, ट्रिगवेली और डैग हैमरशोल्ड। तो अभी अभी हमने बात की थी आपसे कि जो ट्रिगवेली हैं आपके ये फर्स्ट हैं, फिर डैग हैमरशोल्ड हमने बात बताया ही था कि ये दूसरे हैं, और जो आपके यूथॉन थे ये तीसरे हो जाएंगे, कुल्द वाल्डहाइम चौथे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो रहा है? तीसरा, ये ऑप्शन सी जो है ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। इनके जो है हम देख लेते हैं ट्रिगवेली कब से कब तक थे, इनके जो है डेट देख लेते हैं। तो ये 1946 से 52 के बीच में थे, 1946 से 52 के बीच में ये रहे। फिर दूसरे हमें हैमरशोल्ड आते हैं,
ठीक है। तो हैमर सोल्ड कब से कब तक थे? ये थे 53 से 61 तक, 53 से 61 तक। 19 सबके सामने लगेगा, ये अंडरस्टूड है। फिर यूथ हॉन्ट जो है 60, ये बनते हैं 61 से 71 तक। तो जो आपके यूथ हॉन्ट हैं 61 से 71 के बीच में रहते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं कुर्त वाल्डहाइम, ये 72 से 81 के बीच में रहते हैं, 72 से 81 के बीच में ये रहते हैं। तो इसी तरह आपको ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगले का है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? काफ़ी फेमस है और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट। 1976 से 85 के बीच में 10 वर्ष का जो है दशक होता है और इस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये हुआ था 30 अक्टूबर 2045 को ये बना था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को इसने जो है सदस्यता ग्रहण कर ली थी, ठीक है। और अभी इसमें जो शामिल सदस्य देश हैं, अभी भी हमने बात की संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 193 है, 193 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हमने पहले बता दिया है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, बाकी सभी का न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। ये भी आप डाउट किसी को रहता है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 5 अंगों, संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों का जो मुख्यालय है वो यहीं पर है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ है? हेग में है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश था। कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा देश था, तो ये 50वां देश था, ठीक है, जो कि 30 अक्टूबर 1945 में किया था। और सबसे लास्ट देश जो था वो कौन सा था, वो आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। अगला है ट्रिगवेली। ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। वो निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहले है, इनके देश का भी पता होना चाहिए। तो ट्रिगवेली जो है ये कहाँ से थे? तो ये थे नॉर्वे से। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, नॉर्वे से थे ये, और ये पहले कार्यकाली महासचिव थे। और अभी इनका डेट तो हमने बताई थी कि 1946 से लेकर के 1952 तक इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। और अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान समय में कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस ये है महासचिव और ये पुर्तगाल के हैं। तो अभी वर्तमान समय में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। और ये कहाँ से हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, इनका देश पूछ लेता है। तो ये दो तो अभी आप बिल्कुल याद में रखेंगे ही रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो ट्रिगवेली थे वो नॉर्वे से थे और जो गुतेरेस हैं वो पुर्तगाल के निवासी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम। UNFCCC का विस्तार करें तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉल। यही हो जाएगा आपका, सॉरी, ये होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन दिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यही है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका हो जाएगा UNFCCC। तो कैसे हो जाएगा? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बाकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क तो सेम ही है। तो कन्वेंशन यानी कि एक जो मीटिंग कह लें,
कहाँ पर हो रही है, क्लाइमेट चेंज पर एक मीटिंग हो रही है, ऐसे इसको आप लर्न कर सकते हैं। क्लाइमेट ना क्लाइमेट कॉल होगा ना और कुछ होगा, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। और फ्रंट में क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क होगा। वहाँ एक जो क्लाइमेट चेंज का है उस पर फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, फ्रेमवर्क किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। NAM जो नाम है, इसका पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये हमने बात कर ही ली है, 1961 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था। तो 1961 बेलग्रेड, बेलग्रेड कहाँ पर है? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नेहरू नासिर टीटो इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी नींव कहाँ पर पड़ी? तो देखो, इसकी नींव, जो सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन, वो तो होता है बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में 1961 में। लेकिन किसी न किसी चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत होती, तो इसकी नींव पड़ी थी बॉन्डुंग सम्मेलन, जो कि 1955 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ती है? तो हम यहाँ नींव की बात करेंगे, सॉरी, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ नींव की बात करेंगे कि इस नाम की नींव कहाँ पड़ी थी। तो ये पड़ी थी बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन हुआ कहाँ, कब था ये? 1955 में हुआ था। यहीं पर जो है इसकी नींव पड़ी थी। पहला सम्मेलन 61 में बेलग्रेड में होता है। और मुख्य जो इसके संस्थापक थे नेहरू नासिर टीटो, ये थे मुख्य संस्थापक। ये दो चार बातें इसके बारे में बहुत ही मेन है, आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला है, संगठन के गठन के वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र। देखो, यहाँ क्वेश्चन ही यह गलत प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें सुमेलित करने के लिए कोई डेट या कुछ भी सामने दिया नहीं गया। तो ये क्वेश्चन जो है गलत तरीके से दिया गया, आगे देखेंगे हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधि का तत्व नहीं है? दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में नस्लीय समानता, गोवा और पुर्तगाली शासन के मुक्त करने के लिए कार्रवाई, उपनिवेशीकरण और ट्रस्टीशिप सिस्टम। तो कौन सा जो है गतिविधियों का तत्व नहीं है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैसे होगा? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराना भारत का आंतरिक मामला था, क्योंकि पुर्तगाल द्वारा गोवा को उपनिवेश बनाए जाने से पहले गोवा क्या था, किसी न किसी रूप में भारत का हिस्सा रहा। ठीक है, और इसलिए गोवा को आजाद कराना भारत का आंतरिक मामला था, ना कि संयुक्त राज्य, जो संयुक्त राष्ट्र है, इसका कोई निर्णय इसमें था। तो ये भारत का आंतरिक मामला था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्या है? परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? परमाणु विस्फोट से संबंधित बातें हो रही हैं और इसमें कौन सा जो है राइट नहीं है? 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंधी शक्ति। दूसरा क्या है? 1976 शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि। 1972 थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि। 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये जो सी है ये सही नहीं है, क्योंकि इसे भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण की सीमा पर संधि के रूप में जाना जाता है, जबकि थ्रेशोल्ड टेस्ट शिखर प्रतिबंध संधि पर समझौता अमेरिका एवं रूस द्वारा मॉस्को में एक बैठक के द्वारा कब होता है? 1974 में संपन्न होता है। तो ये गलत है आपका, बाकी सभी सही हैं। अगला है, किस वर्ष में यूरोपीय परिषद गठित हुई थी? यूरोपीय परिषद की बात हो रही है, कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1949। ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा।
तो ये जो गठित कब होती, 1945 में होती, लेकिन अगर एक परिषद के रूप में स्थापना कब होती है, तो यूरोपीय परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। कब हुआ था, 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। देखो मुख्यालय आपको सबके पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका बहुत चांस है कि गलत हो जाए, क्योंकि मुख्यालय बहुत पूछता है, ठीक है। और यूरोपीय परिषद जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है, तो इसको भी आपका इसके बारे में पता होना चाहिए। कई आपके एनसीईआरटी में दिया है, कई भागों में कर करके ये यहाँ तक पहुंची थी, तो कई बार इस पर काम किया गया, 3-4 स्टेप से होते हैं तब इसकी स्थापना होती है। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा का उनके क्षेत्र में सही मिलान करें, यानी कि सविनय अवज्ञा के विचारों को लेते हुए इनको सही मिलान करें। परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान, अहिंसक प्रदर्शन, वोरकुटा जेल और डेनिलो की हड़ताल, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से कहाँ से है, इससे सविनय अवज्ञा से संबंधित है। लेकिन ये जो भी घटनाएं हैं किस किस देश से हैं, ये आपको मिलाना है। तो जो परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान है ये पश्चिमी यूरोप का था, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, राइट है। फिर अहिंसक प्रदर्शन कहाँ हुआ था, तो ये भी आपका पोलैंड में हुआ था, ये भी राइट है। फिर वोरकुटा जेल विद्रोह कहाँ था, तो ये भी आपका हुआ था सोवियत संघ में। और डेनिलो की हड़ताल सिसिली में हुई थी, तो सभी करेक्ट हैं। ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सी जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए थे क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर, ये इन्होंने किया था 1943 में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1943। देखो क्यूबेक समझौता था क्या, ये समझौता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य किया गया था। ये एक गुप्त समझौता था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य परमाणु ऊर्जा और विशेष रूप से परमाणु हथियार के संबंध में विज्ञान और इंजीनियरिंग के विकास के संबंध में समन्वय स्थापित करना था, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के उसमें। और ये गुप्त समझौता था, दोनों के बीच में हुआ था, अमेरिका एंड यूके के बीच में हुआ था। और इस पे किसने किसने जो है हस्ताक्षर किए थे, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उसमें कौन थे, चर्चिल थे। और जो ये अमेरिकी प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इन दोनों ने जो है हस्ताक्षर इस पे किए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, सूचियां दी गई हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि और शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि, ड्यूरी परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यहाँ पर जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, तो ये 1963 में हुई थी, अभी भी हमने इसको देखा था। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि, तो ये 1976 में हुआ था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। और ड्यूरी परीक्षण प्रतिबंध संधि कब होता है, 74 में होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना कब होती है। ये होती है 1957 में होती है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा और परमाणु तकनीकी को शांतिपूर्ण कार्य हेतु बढ़ावा देने वाली एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी कि ये हथियारों के लिए रोकथाम करती है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देती है, उसकी तकनीकों को बढ़ावा देती है। स्थापना 1957 में की गई है और मुख्यालय इसका कहाँ है, वियना में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। और वियना है कहाँ पर, ये है ऑस्ट्रिया में, ये भी आप देख लें।
पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते आपको ज्योग्राफी की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। वर्तमान समय में इसकी सदस्यता, जो सदस्य संख्या है, यानी कि जितने सदस्य राष्ट्र ने इसको ज्वाइन किया है, कितनी है? 173 है। सदस्य संख्या बहुत पूछता है, मुख्यालय बहुत पूछता है, जो मेन पॉइंट है वो आपको हम बता रहे हैं। और सुरक्षा उपाय को सुनिश्चित करने वाले इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय टोरंटो और टोक्यो में है। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो ये बातें हैं ये मुख्यालय है आपका। ठीक है, और ये सदस्य देशों की संख्या है। आगे देखेंगे हम, और इसका उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ? किस वर्ष शामिल हुआ अफगानिस्तान? तो ये हमने बात करी ली है, 2007 में शामिल हुआ। 8वां ये देश है शामिल होने वाला। और सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को होती है ना, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। 8 दिसंबर भी याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी काफी डेप्थ में जा करके डेट दे देता है 1985। तो 8 कैसे करेंगे? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो 8 दिसंबर। थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे याद करने के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और थोड़ा डेप्थ में पूछता है कि सार्क अफगानिस्तान को शामिल करने की सहमति किस सन में बनी थी? तो 2005 में। 2005 में इसको शामिल करने की सब देश, जो इसके सदस्य देश थे, उनके बीच में सहमति हो गई थी, और 2007 में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। अगला है, सोवियत संघ ने अपने पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया, किस सन में किया था? तो ये किया था 1949 में। सोवियत संघ ने जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समापन 1945 में हुआ था, और अमेरिका ने परमाणु विस्फोट जो है जापान पर किया था और अपनी शक्ति दिखाई थी, और इसी के बाद जो है सोवियत संघ जो है इसको बनाने में अपना प्रयासरत हो गया, और इसने अंततः क्या किया कि 1949 में परमाणु विस्फोट के साथ दुनिया की दूसरी परमाणु शक्ति बन गया था। ठीक है, तो ये 1949 में दूसरी परमाणु शक्ति कौन बना था? सोवियत संघ। और फिर 52 में आता है ब्रिटेन आता है तीसरा। ठीक है, सुनते रहेंगे सब चीजें, पूछ लेता है कभी। तीसरा ब्रिटेन था। 60 में आता है फिर फ्रांस, चौथा था ये। ठीक है, चौथा था। 64 में आता है चीन आता है, ये था 5वां। और 74 में भारत आता है, 74 में भारत आ जाता है। और 6वीं भारत कौन सा है? तो 6वीं परमाणु शक्ति बना था भारत। तो भारत के बारे में ध्यान रखेंगे। 74 में इंदिरा जी ने किया था, वो भी ध्यान रखेंगे। तो ये 6वीं है, शक्ति कौन सा है? 6वीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। पहला अमेरिका था, दूसरा यूएसआर था, और तीसरा ब्रिटेन था, फिर फ्रांस हो गया, फिर चीन, उसके बाद 6वां जो है भारत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है? कौन सा चार्टर ये काम करता है? तो ये आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 71 ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई। 2001 में नई दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक हुई। यहाँ पर 3 सदस्य सेंटेंस है, इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? तो सही आपको बताना है, और इसमें सिर्फ जो ऑप्शन 1 है वो सही है। ये एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो दूसरा क्यों गलत है? तो दूसरा गलत इसलिए है कि इसकी अगर स्थापना की बात करें तो बैंकॉक में बिस्टेक, उसमें म्यांमार शामिल नहीं था, इसका नाम क्या था? बिस्टेक नाम से था। ठीक है, और हुआ कब था? 6 जून 1997 में हुआ था।
1997 में हुआ था। ठीक है, और फिर बात करें कि जब इसका जो है, जब इसमें म्यांमार शामिल होता है 1997 में ही ये शामिल हो जाता है। कब होता है? दिसंबर में। ठीक है, ये 6 जून को इसकी स्थापना की जाती है। दिसंबर में इसको म्यांमार ज्वाइन कर लेता है और ये बिस्टेक से हट करके क्या बन जाता है? बिम्स्टेक बन जाता है। और फिर 1998 में क्या होता है? इस समूह का पर्यवेक्षक सदस्य कौन बन जाता है? नेपाल बन जाता है। और 1 फरवरी 2004 को नेपाल और भूटान इस समूह के पूर्ण सदस्य बन जाते हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में सही हैं। और यहाँ पर जो 2 सेंटेंस दिए गए ये गलत है, क्योंकि 1998 में इसकी स्थापना नहीं होती, 1997 में स्थापना होती है और दिसंबर 1997 में इसको म्यांमार ज्वाइन कर लेता है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इस समय इसका नाम क्या है? जो पूरा नाम है, क्योंकि नेपाल और भूटान ने भी 2004 में इसको ज्वाइन कर लिया है, तो क्या है ये? इसका नाम हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और 2004 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ होता है? बैंकॉक, थाईलैंड में होता है, बैंकॉक में होता है। तो वहीं पर इसको जो है नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया था, प्रथम शिखर सम्मेलन में ही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्क का गठन वर्ष 1985 में हुआ था। सार्क में 7 सदस्य हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो कौन सा विकल्प सही है? इनमें से ये बताना है। नीचे कूट दिए गए हैं और ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो अभी इसके 8 हो गए हैं: भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब इसमें 8 सदस्य देश है, 8वां देश अफगानिस्तान है। ठीक है, 2007 में इसने ज्वाइन किया है। तो ये जो है दूसरा कथन गलत है। आगे देखेंगे, इसका अच्छा मुख्यालय देख लेंगे। मुख्यालय इसका कहाँ है? ये सार्क का ये है काठमांडू, काठमांडू यानी कि नेपाल। काठमांडू नेपाल में इसका जो है मुख्यालय है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। चलिए देखेंगे, NAM के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं आपको NAM नाम, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है 4 सेंटेंस दिए हैं आपको, जो है सभी विजिबल हैं, आप इसको पढ़ें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, भारतीय प्रधानमंत्रियों में केवल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने NAM शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो ये आपका गलत है, क्योंकि नेहरू जी का इसमें रोल था पूरा। बाकी सभी सही हैं। बांडुंग की अभी हमने बात की थी कि इसकी जो नींव कहाँ थी? बांडुंग सम्मेलन 1955 में रखी गई थी, तो वो आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों A एवं B भी सही है, आप सारे सेंटेंस पढ़ सकते हैं, विजिबल है। चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1967 में शुरू में आसियान की सदस्यता वाले देशों की कौन सी जोड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लाओस और म्यांमार, ये जोड़ी नहीं है। बाकी सभी जो है ठीक है। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी सही हैं। देखो, इसकी स्थापना कब होती? 8 अगस्त। ध्यान रखेंगे, आसियान की 8 अगस्त 1967 में हुई थी स्थापना इसकी। और इसके शुरू में 5 सदस्य देश थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था, ये 5 थे। जबकि जो लाओस और म्यांमार थे, ये 1997 में इसको ज्वाइन करते हैं। कब ज्वाइन करते हैं? 1997 में ज्वाइन करते हैं। तो ये जोड़ी शुरू में नहीं थी, बाद में इसने ज्वाइन किया है। जो शुरू में कह लें या संस्थापक सदस्य देश कह लें, उनमें ये नहीं था।
बाकी सभी थे। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सभी थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तारे हैं। यह प्रतीक है किसका? यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्श सदस्य देशों की संख्या का, यूरोपीय संघ की दृष्टि का, या यूरोप की पहचान और एकता का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा? पहला होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट होगा। जो ये 12 सोने के रंग के तारे हैं, ये नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं और इसकी सदस्यों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये एकता, एकजुटता इन्हीं सबसे मतलब इनका है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने 27 सदस्य हैं। कितने हैं? 27 सदस्य इसमें हैं। तो ये सभी आप जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स जो है एक संगठन के रूप में, इसकी स्थापना कब होती है ब्रिक्स की? यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है संगठन के रूप में? 2009 में हुई है। ठीक है, 2009 में हुई है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका ब्राजील। देखो ये क्वेश्चन अलग है, इसको मिक्स मत कर देना। ठीक है, ब्राजील। दूसरा कौन हो जाएगा? रूस। तीसरा कौन हो जाएगा इसमें? इंडिया और चीन। भारत कह लें, इंडिया कह लें और चीन, ये 4 देश हैं। ये 4 ही जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो ब्रिक नाम है, ये नाम किसने दिया है? तो जिम ओनिल द्वारा 2001 में लिखे गए एक शोध पत्र में ये प्रयुक्त किया गया था। 2001 में जो जिम ओनिल थे, जिम ओनिल, ठीक है, ये इन्होंने अपने शोध पत्र में इसको इस नाम को प्रयुक्त किया गया था और ये माना था कि वर्ष 2050 तक ब्रिक के चारों देश, यानी कि जो ये 4 देश हैं ब्रिक, इन्हीं के नाम पर ही ये ब्रिक रखा गया है फर्स्ट लेटर पर। तो चारों देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो जिम ओनिल ध्यान रखेंगे अपने शोध पत्र में इन्होंने ये एक प्रकार से अनाउंसमेंट किया था, प्रिडिक्शन किया था कि ये 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, ये 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो ये जो है जिम ओनिल के द्वारा ये 2001 में ये नाम का प्रयुक्त किया गया था अपने शोध पत्र में। 2009 में जो है इसकी स्थापना होती है ब्रिक की। और जितने ये ब्रिक में शामिल देश हैं, ये सभी विकासशील देश हैं। ठीक है, विकासशील देश हैं। पहले ये था ब्रिक, BRIC, ब्रिक था। लेकिन जब इसमें दक्षिण अफ्रीका सदस्य बन गया, कब बन गया? 2010 में। ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बन जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बन जाता है और क्योंकि साउथ से शुरू होता है साउथ अफ्रीका, तो इसमें एस जुड़ जाता है, ये बन जाता है ब्रिक्स। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना और ये बन गया ब्रिक्स। ध्यान रखेंगे, सारी बातें ब्रिक्स से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, मिक्स नहीं करना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ब्रिक्स के बारे में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आसियान का संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार नहीं है। ठीक है, ये आसियान के संस्थापक सदस्यों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। इस संगठन में 1984 में तथा जो ब्रुनोई ने और 1995 में वियतनाम इसमें शामिल हुआ है और जो 1997 है लाओस और वर्मा, यानी कि लाओस और म्यांमार इसके सदस्य बन गए हैं। ठीक है, आसियान का गठन कब होता है? ये सारी बातें हमने कर ली, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। 8 अगस्त 1967 में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था।
इसका मुख्यालय अगर हम बात कर लें, वो नहीं बताया आपको। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जकार्ता में है। बाकी सारी बातें हमने कर ली थी प्रीवियस क्वेश्चन में, पर ये हमने नहीं बताया था, इसका मुख्यालय नहीं बताया था, ये जकार्ता में है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई। यह मूलतः निशस्त्रीकरण का प्रयास था। तो आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी। सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखेंगे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। इसमें एजेंडा 24 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसका जो है पहला सेंटेंस सही है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया, लेकिन एजेंडा 24 ना होकर के 21 था, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन आपका जो होगा पहला हो जाएगा, एक सही दूसरा गलत, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एजेंडा 21 था। आगे देखेंगे। वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया। तो यहाँ पर है सैनिक अभियानों को, प्रौद्योगिकी को, नवीन संस्थाओं को, और है नवीन संरचनाओं को। तो बी हो जाएगा प्रौद्योगिकी को। इसकी वजह से जो है कंपनियां, लोग, धन, सभी का क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, और जो है ये एक अपरिहार्य कारण है वैश्वीकरण का। चलिए आगे देखेंगे। दो सूचियां हैं और नीचे दिए गए हैं कूट, तो देख लेंगे। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, ये कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, तो ये है पाकिस्तान में। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र मालदीव में है। सार्क एशियाई सूचना केंद्र नेपाल में है। ठीक है। तो 2143 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो किया गया था नई दिल्ली में किया था। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन या NAM, ये एक मतलब राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें निश्चय किया कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ना तो विरोध में रहेंगे और ना ही उनके सपोर्ट में जाएंगे, यानी कि हम अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और जो नेहरू नासिर टिटो थे, ये इसके मुख्य संस्थापक थे। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नई दिल्ली कब हुआ था, 1983 में हुआ था, यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन यानी कि नेम किस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी अभी हमने बात की, ये जो था भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, जिनको शॉर्ट में हम टिटो बोलते हैं, तो इनके द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 2007 में भारत ने किस संगठन में अफगानिस्तान के शामिल होने में मदद की, तो ये हो जाएगा किस संगठन में किया था, तो ऑप्शन बी सार्क। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अफगानिस्तान कब 2007 में इसमें शामिल होता है, और 14वां शिखर सम्मेलन होता है। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, वहीं पर ये जो है शामिल हो जाता है। ठीक है। इसके 8 सदस्य, जो सार्क है, इसके 8 सदस्य देश हैं, 9 पर्यवेक्षक देश हैं। आगे देखेंगे। गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया, तो ये किया है आपके नेहरू जी ने। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो, गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत किसने की, या गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे, तो ये सभी में आप नेहरू जी का नाम दे देंगे बेझिझक। आगे देखेंगे। शब्दों को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, घबराना नहीं है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के
द्वारा अपनाया गया था कोरिया संकट के समय, वियतनाम संकट के समय, सुएज संकट या क्यूबा संकट के समय। तो इस पर हमने बात जो है की थी और बताया था कि ये जो है कोरिया संकट के समय अपनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, इस प्रस्ताव के जरिए ये कहा गया था 1950 में। कब कहा गया था? 1950 में। ठीक है। इसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के खतरे की आशंका पर सुरक्षा परिषद कोई कार्यवाही नहीं करता है तो महासभा सुरक्षा परिषद को ऐसी कार्यवाही हेतु कह सकता है कि भाई कार्यवाही करो। ठीक है, कार्यवाही हेतु कह सकती है। तो यही बात इसमें कही गई थी शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, कि महासभा सुरक्षा परिषद अगर कोई कदम नहीं उठा रहा है तो महासभा सुरक्षा परिषद को सजेस्ट कर सकती थी, भाई इस पे कदम उठाओ और शांति करो। चलो आगे देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये है दक्षिण सूडान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये कौन सा है? 193वां सदस्य देश है। कौन है? दक्षिण सूडान। और 193rd देश है। और ज्वाइन कब किया है इसने? 14 जुलाई 2011 में इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, 2011 में ज्वाइन किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से थे? तो आसियान +3, आसियान की बात हमने कई बार कर ली है। दिसंबर जो है ये प्रारंभ किया गया है। जो आसियान +3 सहयोग ये कब किया है? दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ है। और इसमें जो आसियान के देश हैं उनके अलावा जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र ये देश शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनके बीच में बातचीत ये क्या जो है बात की गई है, क्या डील हुई है? तो जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है जिसका प्रमुख उद्देश्य है आपसी सहयोग और शुल्क मुक्त व्यापार स्थापित करना है। तो आपसी सहयोग भी होना चाहिए और शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यासधारित परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सारे सामने हैं। ठीक है, ए बी सी डी आप सभी पढ़ लीजिए। और ऑप्शन जो है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 7 संसदीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या सुशासित होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसलिए जो है इस परिषद का स्थापना हुई थी, जो कि आजकल काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब ऐसा कुछ कोई देश परतंत्र बचा ही नहीं है, इसलिए ये ठप पड़ी है। कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में बता चुकी हूँ मैं आपको, इसी में कई बार हमने रिपीट किया है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती। इस समय 193 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इसी के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? तो यहाँ पर विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो ये बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है। अगला है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है? नेहरू, नासिर, टीटो, गद्दाफी। तो गद्दाफी नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन के वर्णन किसने किया है यहाँ पर?
तो ये हो जाएंगे जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आपके मॉर्गनथाउ महोदय, सभी को पता है। शक्ति सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक है आपके मॉर्गनथाउ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर बात किया जाए तो इन्होंने शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में सत्ता के समान वितरण के रूप में किया है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन, जो 1948 में आती है। ये इनकी रचना है प्रसिद्ध। आगे देखेंगे, जॉर्ज और कोहन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में से किसे शामिल नहीं किया था? तो किसे शामिल नहीं किया था? ये हो जाएगा सुरक्षा। इन्होंने भौतिक जीवता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह ये सब शामिल किए थे, ये नहीं शामिल किया था। अगला है, किसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण तथा क्षमता का वितरण में बांटा है? किसने बांटा है? तो ये हो जाएंगे वॉल्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो क्या है? ये हो जाएगा आपका शक्ति संतुलन। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला हो जाएगा शक्ति संतुलन। जो शक्ति संतुलन है एक गतिशील अवधारणा है जो कि आंतरिक और बाह्य कारकों की वजह से निरंतर परिवर्तनशील है। जब कोई राष्ट्र अधिक शक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं शक्ति संतुलन लाने के लिए। जो शक्ति में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें संतुलन लाने के लिए जो आसपास के देश होते हैं, राज्य होते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं शक्ति संतुलन लाने के लिए। तो ये हमेशा परिवर्तनशील रहती है। अगला है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका सामूहिक सुरक्षा, ये हो जाएगा। तो जो सामूहिक सुरक्षा है इसको वुड्रो विल्सन द्वारा परिभाषित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वुड्रो विल्सन इनके द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। और जो आदर्शवादी हैं ये मानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के द्वारा ही जो विश्व में शांति स्थापित करना संभव है, दीर्घकालिक शांति स्थापित करना संभव है। और जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के में चार्टर में अनुच्छेद 39 से 51 तक विवरण दिए गए, उपाय दिए गए हैं। तो 39 से 51 के बीच में इसमें अनुच्छेदों में बात कही गई है। चलिए आगे देखेंगे, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सहबंध, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति संतुलन। ये इसमें क्या होता है कि जो सामूहिक सुरक्षा है, किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय होता है। सामूहिक सुरक्षा में शक्ति संतुलन अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा शांति को एक अखंडनीय और अविच्छिन्न तत्व मानता है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर है नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सफलता, प्रचार प्रसार। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रचार प्रसार के द्वारा ही कोई देश अपनी नीति को नैतिक और जो विरोधी देश है उसकी नीति को अनैतिक बताता है और प्रति अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर लेता है और यह समर्थन ही उसकी सुरक्षित होने के लिए वांछनीय है। तो क्या हो जाएगा? प्रचार प्रसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? न्यास परिषद, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सामान्य सभा।
महासभा भी बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा। और सामान्य सभा को सार्वभौम सदस्य वाली सभा भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य सी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का तात्पर्य ही यही होता है कि सामान्य सभा की सदस्यता लेना। ठीक है, तो आगे देखेंगे आसियान कब गठित हुआ। आसियान कब गठित हुआ, कई बार हमने इस पर बात कर ली है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1967 में ये गठित हुआ था और 8 अगस्त इसके सामने लगाते चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। शुरुआत में सदस्यों की संख्या 5 थी, और कौन कौन से थे 5? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अभी इसकी संख्या 10 हो गई है, पहले 5 थी और अब हो गई है 10। ठीक है, डबल हो चुकी है। आगे देखेंगे किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देश में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। किस वर्ष किया है? तो ये किया था इन्होंने 1997 में। साथ में ये भी कहा कि अब वो किसी के बीच में दखलंदाजी भी नहीं करेगा। ये दोनों बातें इन्होंने कही थी। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, ये हो जाएगा आपका 1950। सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग 1950 में किया था। और ये कब हुआ था? जो कोरिया युद्ध हुआ था उस समय हुआ था। 3 नवंबर 1950 को इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। 3 नवंबर 1950 में प्रथम प्रयोग हुआ था, जो कोरिया युद्ध के दौरान हुआ था। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो किस वर्ष में बना था? तो ये 1946 में बना था, विशिष्ट एजेंसी बन गया था। देखो, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हो गई थी। ठीक है, 1919 में हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट एजेंसी 1946 में बन जाता है। 2 बातें हो गई। और 1969 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कब इसको मिला था? 1969 में इसको मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये इसकी बातें सारी महत्वपूर्ण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2005 में लागू हो गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ये इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस संधि में शामिल देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। ठीक है, आगे देखेंगे यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1945 में हुई थी। 16 नवंबर 1945 में हुई थी, परंतु ये 4 नवंबर 1946 से कार्य करना शुरू किया। तो बात आती है अगर कार्य करने की, तो 46 से किया है इसने। स्थापना की बात आती है तो 1945 में हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। और अगर कार्य करने की बात आती है तो 46 भी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का सदस्य की बात हो रही है, तो ये कब बना? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2019। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 को ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बन गया था। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। इसके निर्णय बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। तो जो
इसके निर्णय होंगे वो सुरक्षा परिषद के द्वारा बाध्यकारी किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और इसमें जितने 15 न्यायाधीश होते हैं तो एक राष्ट्र से एक साथ एक से अधिक नहीं हो सकता है कोई भी न्यायाधीश वहां पर। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में कौन सा जो है घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा 1948। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। पूरी डेट हो जाएगी 10 दिसंबर 1948, ठीक है। और जो इसी के संदर्भ में आगे 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना भी होती है, ठीक है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हो जाती है और इसका उद्देश्य क्या है, जो दुनिया में मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये थे आपके अल्फ्रेड सोवी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो विशेषाधिकार है, सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट। ऑप्शन सारे यहाँ विजिबल है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो ये वीटो होता क्या है, एक लैटिन शब्द है ये, ठीक है, एक लैटिन शब्द है वीटो, जिसका मतलब है मैं निषेध करता हूँ। और इसके स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है, ठीक है, इतने हैं इसके। और इनके पास वीटो पावर है, सभी 5 सदस्यों के पास वीटो पावर है। कोई एक भी अगर अपना वीटो पावर यूज करता है तो वो जो अधिनियम है या जो वहाँ पर बातचीत चल रही है, डील चल रही है, तो वो वहीं पर रुक जाती है एक के भी यूज करने से। आगे देखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को की बात हो रही है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। चलिए आगे देखेंगे। इसके आगे देखने से पहले इसका यूनेस्को का पूरा नाम सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या है, शिक्षा, संस्कृत और विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना। भारत इसका सदस्य कब बना है, 1 साल बाद 1946 में इसका सदस्य भारत बन गया था। आगे देखेंगे। ओपेक में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। ओपेक की बात हो रही है, कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो ये हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 12। इसका स्थापना कब होती है, 1960 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा ये जो आपका ऑस्ट्रिया यानी वियना है, या वियना में इसका हो जाए मुख्यालय है। लेकिन इसके पहले 5 वर्ष तक यानी कि 60 से 65 तक जिनेवा में था और 65 में इसका मुख्यालय वियना में स्थापित कर दिया गया। आगे देखेंगे। और ओपेक है गया, जो प्रमुख तेल निर्यातक राष्ट्र हैं उनके द्वारा ये ओपेक का गठन किया गया था। तो इसमें जो तेल निर्यातक राष्ट्र हैं उनसे संबंधित ये संगठन है। अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो कितने हैं ये, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 29। लेकिन क्या हुआ कि 2020 में मैसेडोनिया ने इसकी सदस्यता और ग्रहण कर ली है, तो अब ये 30 है। इसकी संख्या कितनी, 30 है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 29 थी, अब ये 30 है। तो ऑप्शन फिलहाल अभी के लिए डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस वर्ष उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, जिसको नाफ्ता बोलते हैं। इसी के तर्ज में साफ्ता की भी सार्क ने शुरुआत की है। तो नाफ्ता जो है कब आया, ये आया था 1989 में आया था। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन
देखो ये हस्ताक्षर की हुई यहाँ पर डेट नहीं गई, इस डेट में हस्ताक्षर किए गए हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन सब के द्वारा। लेकिन अगर नाफ्ता की बात करें कि प्रभावी वर्ष क्या है, तो 1994 है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन, इसमें कितने राष्ट्र हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस संस्थापक हैं। वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया बाद में, और ब्रुनोई ये बाद में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं, कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, 186। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हमने बात की है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस के अधीन की गई थी इसकी स्थापना, और फिर आगे जो है कैसे कैसे इसको ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो मेन एजेंसी बनती कब बनती है, 1946 में बनती है। इस तरह से इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं, आगे देखेंगे। आतंकवादी संगठन तथा उसकी सक्रियाओं के मुख्य देश के तुटपूर्ण युग्म को पहचानिए। जो तुटपूर्ण युग्म दिए गए हैं उसको पहचानना है आपको। तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह फिलिस्तीन है, बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन जो ये हिजबुल्लाह है उसके सामने फिलिस्तीन दिया गया, यही ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है ये ईरान एवं सीरिया में समर्थित लेबनानी आतंकी संगठन है। तो ईरान और सीरिया हो जाएगा लेबनानी। ठीक है, ये आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। आगे देखेंगे। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार थे, तो कौन थे? जॉन एम केन्स एंड हैरी डी वाइट, ये थे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर व्यापार और प्रशुल्क समझौते के बारे में सही है? यहाँ पर आपके 4 जो है सेंटेंस दिए गए, नीचे फिर कोट भी दिया गया है, तो उसको आप सभी देख लें कौन कौन से इसमें राइट हैं, कौन कौन से नहीं हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। दूसरा है उरुग्वे दौर से पूर्व गेट वार्ता के 7 दौर हो चुके थे। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को गठित हुआ। चौथा है डंकल प्रस्ताव विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको जो राइट चुनने हैं वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन का परिणाम नहीं था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम 2 संस्थाएं थी, विश्व बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये ध्यान रखना, 2 संस्थाएं वो थी, व्यापार संगठन उसका नहीं। व्यापार संगठन गेट का परिणाम था, गेट जो संस्था थी उसके जगह पर आया था। आगे है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में कौन से कथन गलत हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो पहला है NIEO ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को सशक्त करने के लिए था। दूसरा है NIEO ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया जिससे विकासशील राज्यों को अधिक सहभागिता मिल सके। तीसरा है NIEO की रचना विकासशील राज्यों को सभी व्यापार नियमों से मुक्त करने के लिए की गई। आगे है वैश्विक उत्तर के देश NIEO का समर्थन कर रहे थे क्योंकि यह नौ उपनिवेशवाद की अभिवृद्धि कर रहा था। कौन सा यहाँ पर गलत है? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला राइट है, बाकी सभी गलत हैं। विकासशील देशों के लिए था ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास ध्येयों के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये आप पढ़ लें। हम इसका आंसर बताते हैं कि कौन सा गलत है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है गलत है, बाकी सभी सही है। सार्वभौम मानवाधिकार, रोजगार अभिवृद्धि, शिशु मृत्यु में कमी, ये गलत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीकी संघ के बारे में सत्य है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है, पहला, अफ्रीकी संघ एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। दूसरा है, अफ्रीकी संघ एकल एकीकृत सुरक्षा बल की ओर लक्षित है। तीसरा है, अफ्रीकी संघ अंतः अफ्रीकी संघर्ष को खत्म करना चाहता है। चौथा है, अफ्रीकी संघ विकसित विश्व के साथ घनिष्ठ एकीकरण की ओर लक्षित है। और पांचवा है, अफ्रीकी संघ जनजातीय स्वायत्तता और राष्ट्रवाद की अभिवृद्धि चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन है राइट द्वारा आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है राइट है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट। पहला, दूसरा और तीसरा सही उत्तर यही है, पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी लास्ट के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, अपने गठन के समय निम्नलिखित में से क्या दक्षेस में सहयोग के 5 क्षेत्रों में से एक नहीं था? कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और जनसंख्यात्मक गतिविधियां, मानव अधिकार और आतंकवाद, मानव संसाधन विकास। चार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या नहीं था? ये था ऑप्शन सी, मानव अधिकार और आतंकवाद, ये जो है नहीं था, बाकी सभी थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दक्षेस के कार्य पद्धति का आधार है? तो ये हो जाएगा आपका आम सहमत, ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शन आप देख लीजिए जो दिए गए हैं, ये हो जाएगा आम सहमत। जो ये संगठन है सार्क जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट में आप, इसकी पद्धति का आधार आम सहमति है। और इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? तो काठमांडू है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इसमें जब सभी राज्य किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो वो चीज आगे प्रोसीड कर दी जाती है, यही आम सहमत हुआ। आगे देखेंगे, दक्षेस सार्क एक है, कैसा है? आर्थिक संगठन है, सामाजिक है, सैनिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये यहाँ पर ये है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी कि एक क्षेत्रीय संगठन है। चलो आगे देखेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया था? तो इस पर हमने बात कर ली है। 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, 2007 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इस पे हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न देशों में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना। तो ये हो जाएगा डी, अपने सदस्य देशों को सुरक्षा सुरक्षित करना। ये नहीं है, क्योंकि जो ये था सार्क था, ये आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सभी सदस्य देशों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। ठीक है, आगे देखेंगे, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का जो सचिवालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में है, कई बार बताया। मुख्यालय कह लें, सचिवालय कह लें, जो कि नेपाल में है। आगे देखेंगे, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 8 सदस्य हैं और 9 प्रेक्षक देश हैं। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी। देखो यहाँ पर एक जो है संगठन छूट रहा है, लीग ऑफ नेशंस, इसके बारे में भी आते हैं। इसकी स्थापना की बात करें अगर हम, तो 10 जनवरी 1920 को हुई थी लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट तथा पूर्ण प्रयत्न लीग ऑफ नेशन के प्रतिज्ञा पत्र में किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 22 थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी और जिस उद्देश्य से की गई थी वो जो है ये फुलफिल नहीं कर पाई,
तो इसको हटा करके इसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत क्या था? तो सामूहिक सुरक्षा था। क्या था? सामूहिक सुरक्षा इसका, और जो मौलिक सिद्धांत है वो सामूहिक सुरक्षा था, क्योंकि ये विश्व की सुरक्षा के लिए ही अस्तित्व में आई थी। आगे देखेंगे हम। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो ये फिदेल कास्त्रो थे। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिदेल कास्त्रो थे। ठीक है, आगे देखेंगे। सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो यहाँ पर गलती मत कर देना, भारत टिक मत कर देना। जो सार्क की अवधारणा है ये बांग्लादेश के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनके द्वारा 1980 के दशक में ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और 1985 में इसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी कि सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो देखो, जो गतिविधियां हैं ये नाटो की कैसी है? सैन्य गतिविधियां हैं, तो इसी से आप तुलना नहीं कर सकते। बाकी सभी आर्थिक गतिविधियां हैं और क्षेत्रीय सहयोग हैं, तो उनसे इनकी तुलना की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 1993 में वीना में आयोजित मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन का लक्ष्य नहीं था? ऑप्शन सभी यहाँ पर विजिबल हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर डी ऑप्शन ये नहीं था, बाकी सभी थे। नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। मिन का पूर्ण स्वरूप क्या है? MFN इसका पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिया जाता है और इसमें क्या होता है, जिसमें प्राप्त करने वाला देश दूसरे देश द्वारा दिए गए सर्वोत्तम व्यापार शर्तों का लाभ उठाता है। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सब देते हैं। अगले क्या है? क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की गई। निम्नलिखित में से किस संधि में भारत एक हस्ताक्षर करता है? तो ये आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी में हस्ताक्षर करता है, बाकी नहीं। आगे देखेंगे। स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है? तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है? ये हो जाएंगे आपके जोस एंड मार्टिनेज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुएज नहर संकट, लेबनानी संघर्ष, कांगो संघर्ष और भारत पाक संघर्ष। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए। सी जो कांगो संघर्ष है ये नहीं है, क्योंकि जो है कांगो संघर्ष से अभिप्राय है कांगो रिपब्लिक में सन 1960 से सन 1965 तक राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का वातावरण था। तो ये जो है कांगो संघर्ष ये नहीं है, क्योंकि ये 60 से 65 के बीच में रहता है। यहाँ पर 68 दिया गया है, तो ये नहीं है। ये 60 से 65 के बीच में रहता है। आगे देखेंगे। UDHR में कितने अनुच्छेद हैं? तो UDHR मानवाधिकार का तात्पर्य। UDHR क्या है? जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। UDHR का फुल फॉर्म क्या है? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी को शॉर्ट में UDHR कहते हैं। तो ये आपका जो है कितने हैं इसमें? तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखेंगे आप, 30 अनुच्छेद हैं इस डिक्लेरेशन में। आगे देखेंगे। द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आप फ्रेडरिक एल सुमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको दिए गए हैं, और यदि आप इनको ठीक से मेमोराइज करते हैं, फोकस होकर देख लेते हैं सारे फैक्ट, इनको कहीं जो भी आपके लिए न्यू है, नए हैं या हार्ड हैं, वो नोट डाउन करके रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ये
मेरी उम्मीद है। और आप करके आएंगे तब फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।